वालेकुम। आज हम 2016 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दैट इज़ 90 डिग्री और वन ऑफ द टू वेक्टर इज़ नल वेक्टर। अच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एक दूसरे की तरफ परपेंडिकुलर होते हैं यानी 90 डिग्री का होता है, तब उनका जो रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑरेंज इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इफ़ इट टेक्स यानी एक ऑरेंज जो है वो ड्रॉप किया गया है टावर से, ठीक है। कोई बिल्डिंग या टावर है उससे एक ऑरेंज को ड्रॉप किया गया है। उसने 10 सेकेंड्स लिए हैं वो ग्राउंड को हिट करने के। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, यानी उसको 10 सेकेंड्स लगे तब जाके उसने ग्राउंड को हिट किया है। अब हमें हाइट मालूम करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ईजी फार्मूला भी लगेगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लगाओगे H=VIT + 1/GT²। वैल्यूज़ आप पुट करोगे और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km/h। एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। उसने एक कर्व लिया और उसका जो रेडियस है 100 मीटर है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। और यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दैट इज़ ये वाला V²/R। V आपको दिया हुआ था जबकि वो आपको दिया गया था 60 km/h, ठीक है, 60 km/h। अब किलोमीटर यानी 1000, आवर यानी 3600। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 10 का, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम जब नीचे हमने रेडियस रखा उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका 16 है। 16 पर हमने स्क्वायर लिया और नीचे 100। जब 16 का हमने स्क्वायर लिया तो आंसर हमारे पास ये आता है, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, जब हम इसका डिवीजन निकालते हैं तो हमारे पास 2.77 आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। एन 80 kg मैन, ठीक है, 80 किलो का आदमी है, रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी एक, ठीक है, अब ये एक हिल है, ठीक है, उस पर जो आदमी चढ़ रहा है उसका वज़न आपको 80 kg दिया गया है, ठीक है। और आपसे बोला है कि हाउ मच डज ही डू अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हमसे वर्क डन का फॉर्मूला मांगा है। अब वर्क डन का फॉर्मूला एक ये भी है mgh का। मास आपको दिया गया है, आपने ग्रेविटी पुट करनी है और हाइट आपको दी गई है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर निकल आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉडी विद अ मास ऑफ, आपको मास दिया गया है, एक स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इस एक टेबल है। फिर हमने क्या किया, द स्प्रिंग उस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया 30 सेंटीमीटर तक और फोर्स क्या हमने अप्लाई किया, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। और हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला यानी रिजल्ट मांगा गया है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या क्या वैल्यू बनेगी। तो फॉर्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो F=kx है। न्यूटन आपको फोर्स आपको दिया गया है, ठीक है। मास को आपने टच नहीं करना और जो आपको के दिया गया है वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। और ये जो x है ये आपका 30 सेंटीमीटर है, जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा पहले मीटर में, ठीक है, फिर आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। इस तरह हमने सॉल्व किया इसे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्लास 12 का एक जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये बहुत बार आया है MCQs में और ये आता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है क्लास 12 का, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ये इसमें भी आया है और आगे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने पेपर सॉल्व किए हैं, हर पेपर में पोलराइजेशन का एक एक सवाल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके आंसर 1 और 2 बन रही है। यही एप्लीकेशन जो 1 और 2, जो 1 और 2 का रीज़न है ना, यही रीज़न आपके बुक में भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस निकालना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 60 मीटर सेंटीमीटर से फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये है और जो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का फासला है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 1/3 आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहाँ पे जो अगर इस तरह की वैल्यूज़ दी गई हो तो जो फॉर्मूला लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए वो PVNRT का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो नंबर ऑफ़ मोल जो हमें दिया गया है वो ग्राम मोल यानी A1 नंबर ऑफ़ मोल समझो आपको दिया गया है। 0 सेंटीग्रेड यानी आपको STP स्टैंडर्ड के सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड को बदले तो 273 आता है। उसके बाद हमें 1 एटमॉस्फेयर जो कि STP की स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर इस लिहाज से देखें तो हमें जो STP का वॉल्यूम हमें मालूम होना चाहिए और वो है 22.4 लीटर पर मोल।
Question number 19. An object is lifted 5 meter above level ground. A mass of object is 20 kg and an acceleration due to gravity, potential energy. अच्छा, आपसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मांगी है और सवाल कुछ इस तरह दिया गया है कि ये भाई ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। उस ग्राउंड लेवल से हमने जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 20 kg है और 5 मीटर तक हमने उसे अब ग्राउंड लेवल से हमने 5 मीटर का फासला तय करके उसे उठाया है और 20 kg का एक ऑब्जेक्ट है और उस पर जो ग्रेविटी लगी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपकी 10 न्यूटन kg लगी है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। इस फॉर्मूले से आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 2 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, ठीक है, और सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। तो अगर जिस तरह मैंने आपको एक बताई थी कि भाई आपको कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को ऐसे याद रखना है कि सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, और वो मैंने आपको बताई थी QRST, ठीक है। QRST, आर जब भी सीरीज़ में होता है ठीक ठाक होता है, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, यानी जब रेजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर सीरीज़ में, यानी ये लोग रेसिप्रोकल में होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। उसके बाद सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भाई चार्जेस, हमें चार्जेस बताओ, इन दोनों पर जो चार्जेस लग रहे हैं वो बताओ। एक और भी मैंने पढ़ाया था, वो ये था कि भाई पीटी भी मैंने पढ़ाया था कि जब भी वोल्टेज पैरेलल में होता है तो ठीक ठाक होता है, ठीक है। यानी जब वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है तो वोल्टेज हर कैपेसिटर का वोल्टेज और हर रेजिस्टर का वोल्टेज सेम होगा। लेकिन अब ये सीरीज़ है तो वोल्टेज इसकी डिफरेंट होगी लेकिन चार्जेस एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन पर आए तो इसको सॉल्व करने से बेहतर है हम देख लें कि भाई कहाँ के चार्जेस सेम है, ठीक है, और यहाँ के हम देखें ना तो दोनों ऑप्शन के चार्जेस सेम आ रहे हैं, ठीक है। Question number 21. The unit of length, time, mass and SI unit are the same as the unit of these quantities in. अच्छा, ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ है, लेंथ, टाइम और मास, ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसकी SI यूनिट में भी सेम यूनिट्स है और MKS सिस्टम में भी इनके सेम यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 22. 3 वर्ड्स आर हाउ बिलो. अच्छा, ये 3 वर्ड्स आपको दिए गए, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इन 3 वर्ड्स को आपने सही तरीके से पुट करना है, ठीक है। अगर हम पहले कोई सवाल पर आए, पहले लाइन पर, प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक, एक तो आपको ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम क्यों पर आए तो बोलते हैं कि इन सच अ प्रोसेस द हीट ट्रांसफर एंड द वर्क डन आर बोथ डैश एंड डैश व्हेन वाटर इंटर द। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका हीट और जो वर्क डन होता है वो बहुत आपके जो है ना, वर्क डन और हीट आपके दोनों नॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 2 चीज़ें समझ आ गई तो तीसरा वही होगा, आइसोबैरिकली होगा, ठीक है, ऑप्शन सी है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अगर एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अगर हम इंक्रीज़ करें उस वायर की लेंथ को और इतना इंक्रीज़ करें कि सच दैट इट्स लेंथ डबल, कि उसका जो लेंथ था, जो पहले लेंथ था वो उससे हम डबल कर लें, ठीक है, तो द स्ट्रेच वायर विल हैव रेजिस्टिविटी। अभी आपसे याद रखना, आपसे रेजिस्टिविटी मांगी है, रेजिस्टेंस नहीं मांगी है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करेंगे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होता ना कि भाई अब बताओ कि जब हमने उस वायर को स्ट्रेच किया और वो डबल हो गया तो अब रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ होगा, तो फिर हम लगाते कि भाई अगर रेजिस्टेंस का उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो रेजिस्टेंस भी डबल हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे मांगी है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और इसको 2 तरीके से डिनोट किया जाता है, एक तरह P लिख कर भी और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए R जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो R का R ही रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं रेजिस्टर का एक पिक भी दे दूंगी, ठीक है, उसमें मैंने हर क्वांटिटी को लिखा हुआ है, कंडक्टेंस को लिखा हुआ है, ठीक है, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये FM कैरियर है, फ्रीक्वेंसी बाय FC एंड F मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें बताना है कि अगर अपर साइड बैंड हम रेफरेंस कर रहे हैं उसके रेंज को, तो 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे अपर साइड बैंड मांगे तो FC प्लस FMN, यानी FC को मिनिमम से और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से प्लस किया होगा। लेकिन अगर लोअर साइड बैंड होता तो इसका ऑप्शन ऊपर वाला होता, ठीक है, समझ आए। अगर अपर साइड बैंड मांगा है तो ये ऑप्शन है, लेकिन अगर लोअर साइड बैंड मांगा होता तो फिर माइनस आता। Question 25. In SI system of units, the unit of power is what? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं।
ये बोल रहे हैं भैया आपको अगर टेंशन है और यू मास पर यूनिट लेंथ है, और अगर हम स्ट्रेच करें अ सोनोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द ब्रिंगिंग अ टर्निंग फॉर्क सोनोमीटर, यानी आपके, ठीक है। अब आपको ये सोनोमीटर का बताया, अच्छा टी आपको टेंशन दिया गया, यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वायर इन अ सोनोमीटर। एक सोनोमीटर एक डिवाइस होती है, ठीक है, उसमें वायर लगी होती है, ठीक है। अब ये जो सोनोमीटर का काम ये है कि आपको वेव बताता है और एक रिलेशन बताता है। तो बोलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस, इसी स्ट्रेच वायर में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, जब मैं वो फॉक लेकर आऊँ, टर्निंग फॉक इसी वायर के करीब, तो उस पर क्या क्या फॉर्मूला बनेगा या क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो द वेव, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है उसके साथ, यानी आपको अंडर रूट में समझे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिश ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डिश ऑब्जेक्टिव लेंस को इस्तेमाल करते हैं, और आई पीस ये वाला होता है, दोनों चीज़ें कॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेशनशिप ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन इन एटॉमिक लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स विद स्पेसिंग ऑफ डी अमंग, अच्छा ये तो भाई सिंपल आपसे फॉर्मूला मांगा गया है। When interference between the films occur, the path difference between two interfering rays, ठीक है, if n is the refractive index of the medium and the bright circles are obtained when, अच्छा आपसे, तो इस तरह जब हम करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ एनर्जी वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा ये आंसर है डी, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल पर ये -13.6 है, जब ग्राउंड लेवल से हम ऊपर जा रहे होते हैं तो ये पॉजिटिव में चेंज हो रहा होता है, ठीक है, यानी -13.6 है तो ये ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो -12, -11, क्योंकि कितना नेगेटिव जितना कम होता चला जाता है यानी उतना हमें कम नज़र आता है, ठीक है, उतना ही कम होता है। तो -13.6 से ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगा तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बनेगी। Question number 31, if T1 is the temperature of the hot body and T2 is the temperature of the cold body, the efficiency of Carnot engine is given by, अच्छा सिंपल फार्मूला है, ठीक है, या Carnot engine का। On Fahrenheit scale, lower scale is 0.32 and upper point is 2112. Interval between them is equally divided into equal parts. अच्छा मैंने जो नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स में मैंने जो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन जितना भी मैंने इसका इनका डिफरेंस है, जो इनके डिफरेंट, अच्छा उस पेजेस में इनके फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो अभी आ रहे होंगे, वो फार्मूलाज दिए हैं, ठीक है। और एक मैंने एक टेबल बनाया होगा और उसमें वो लिखा होगा कि भाई जहाँ जहाँ पर ये, और इसका मैंने शायद वीडियो बनाई भी थी और मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाई भी थी, और एक शॉर्ट भी बनाया है मैंने कि भाई सेंटीग्रेड की लेवल्स, सेंटीग्रेड का जो वैल्यू है ये है, फ़ारेनहाइट का ये है, केल्विन का ये है, और केल्विन और फ़ारेनहाइट इस लेवल पर सेम हो जाते हैं, केल्विन और सेंटीग्रेड इस लेवल पर सेम हो जाते हैं। वो मैं तस्वीरें दे दूँगी और मैंने उसका शॉर्ट भी दिया है तो आप शॉर्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके 32 और 2112 का इंटरवल मांगा है, यानी इन दोनों को माइनस करना है, जब इन दोनों को माइनस करते 180 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट इन आयोनाइजेशन इन मटीरियल, द आयोनाइजिंग पावर ऑफ डैश इज हाईएस्ट, किसकी आयोनाइजिंग पावर हाईएस्ट है, अल्फा रेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन व्हेन बीटा पार्टिकल, अच्छा बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और गामा पार्टिकल ये सब मैं बता चुकी हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो क्या चीज़ कम होती है, क्या चीज़ बढ़ती है, और जब बीटा की होती है तो क्या चीज़ बढ़ती है। आंसर ये है, लेकिन बीटा में मैंने एक बात बताई थी कि बीटा माइनस भी होता है, बीटा पॉजिटिव भी होता है। हमेशा जब आपको बोला नहीं गया ना कि भाई कौन सा बीटा, आपको नहीं बताया गया कि नेगेटिव बीटा कि पॉजिटिव बीटा, तो आपने कौन सा चूज़ करना है, नेगेटिव बीटा चूज़ करना है। पॉजिटिव बीटा तब होगा जब स्पेसिफिकली आपको सवाल में बोला होगा, तो ये बात भी याद रखनी है। द रेडियो आइसोटोप रेडिएटिंग गामा रे इज एडवाइजेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट नीड टू हैव डैश हाफ लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल करंट इन सीरीज, देयर कॉम्बिनेशन इफेक्ट, अच्छा इफ इक्वलेंट रेजिस्टर हमें बताना है। अब आपको पता है QRST से आपको पता है रेजिस्टर जब भी सीरीज़ में होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, यानी 4 रेजिस्टर्स है और रेसिप्रोकल में नहीं लेना है इसको, यानी जमा ही करना है। तो भाई एक रेजिस्टर का 10 है तो 4 का 10 आप करोगे तो 40 आंसर निकल आएगा। A steady current of 5 is drawn from an electric source working at a voltage of the power consumed in watt, अच्छा PVI से आपका easily आंसर आ जाएगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज मेजर्ड इन द यूनिट्स विच आर इक्वलेंट टू, अच्छा ये बहुत थोड़ा समझाना है, ठीक है। अगर मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छा समझाया है, मैं बी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है।
एक होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बहुत सारे नाम मैंने बताए थे, फिजिक्स की एक वीडियो में ज़रूर बताए होंगे, ठीक है, मैंने बहुत क्लियर भी किया था। अब बी के इतने सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, यानी अगर लेंथ की बात हो रही है तो, और अगर चार्ज की बात हो रही है तो फोर्सेस में आप क्यों लगा दो, बहुत सारे फार्मूलाज है। एक फार्मूलाज ये भी हैं, ये फार्मूला भी हैं बी के, इतने सारे फार्मूला हैं। इसके अलावा आपको दूसरा फार्मूला नहीं मिलेगा, जितने मैंने बताए बस यही है, यही है, ठीक है। अब बी का चक्कर ये है कि बी का जो यूनिट है वो है टेस्ला, ठीक है। क्या है टेस्ला? टेस्ला को जब हम खोलते हैं तो वीबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वीबर को खोलते हैं तो कुछ इस तरह की वैल्यू हमारे पास निकलती है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स याद रखने हैं। उसके अलावा अगर हम टेस्ला को kgm/c स्क्वायर में खोलें तो इस तरह खुलता है, और फिर हमारे पास फाइनल चीज़ ये आती है जब हम मीटर को काट देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने बताया था ना, बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, और एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो इस तरह के पोर्शन में होता है, सही है। यानी ये देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो जो यूनिट है वो वीबर है, बी का टेस्ला है और इसका वीबर है, ठीक है। वीबर को खोलते इस तरह खुलता है, इस तरह की फॉर्म में खुलता है, फिर हम इस तरह के चेंज में कर देते हैं, जूल अपॉन एम्पियर भी बन जाता है, और kgm/c स्क्वायर में खोले तो इस तरह का बनता है। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, एक इसके जो ये यूनिट्स हैं, ठीक है, और एक जो इसके यूनिट है टेस्ला के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने पास लिखना है, यहाँ से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एक्सरेज, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेंट रीजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन से वाले रेज में पुट होते हैं। अल्लाह हाफिज़।